बीजेपी को बंगाल में उखाड़ के फेंकना चाहते हैं तो ममता बनर्जी को पहले उखाड़ना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस का एजेंट है। इस एजेंट को अगर नहीं रोक पाइएगा तो बीजेपी को नहीं रोक पाइएगा। टीएमसी वाला माने या ना माने, लेकिन ये बात साबित हो गया कि आज पूरे बंगाल में सबसे पहला एफआईआर हम किए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, और मेरा एफआईआर करने के बाद पूरे बंगाल में हलचल मच गया। तो अभी टीएमसी वाला ग्वालपोखर में जाके कल एफआईआर करता है, चकलिया में मेरे बाद एफआईआर करता है, करंदगी में एफआईआर करता है। तो ये लोग मानेगा नहीं, लेकिन इन लोग का भी नेता हम ही है कि हम जो करते हैं फिर मेरा ही पीछे चलना पड़ता है। हम अगर एफआईआर किए तो मेरा ही रास्ता पर ये लोग को चलेगा, लेकिन बोलेगा कि दीदी जिंदाबाद, ये नहीं बोलेगा विक्टर जिंदाबाद। फिर अंदर में घर के बैठ के बोलेगा विक्टर है ठीक मिल गया, फिर घर में सब बोलता है विक्टर ठीक है। हाँ, तो ये बात को समझना होगा। आप नाटक देखिए कि जब ये एफआईआर हो गया तो ममता बनर्जी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया। ये निंदा प्रस्ताव क्या होता है जानते हैं? ये घर के अंदर बैठ के, विधानसभा जो घर है उसके अंदर बैठ के ये बोला गया कि शुभेंदु अधिकारी जो बयान दिया है उस बयान से सरकार सहमत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जो बोला है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, बंगाल का आवाम नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। इतना ही प्रस्ताव लाके उसको सरकारी तौर पर दस्तावेज जो बनता है उस दस्तावेज में दर्ज करके अलमारी में बंद कर दिया गया। अब अगर आप 20 साल के बाद कभी खोल के देखिएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि यहाँ शुभेंदु अधिकारी नाम का कोई आदमी था जो पागल था, पागल के तरह कुछ बोला था, उसके खिलाफ सरकार ऐसा निंदा प्रस्ताव लाए, वो अलमारी में मिलेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कानूनन कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सरकार एफआईआर नहीं की, नहीं उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए ये शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल का एमएलए हुमायूं कबीर जो बात बोला है, हम उसको भी समर्थन नहीं करते हैं, हम हुमायूं कबीर की बात से सहमत नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तृणमूल का एमएलए हुमायूं कबीर जो बात बोला है, अगर वो गलत बोला है, ये एहसास हुआ है सरकार को, तो उसके खिलाफ विधानसभा में जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके तरफ से शोकॉज किया गया। अगर भाई हुमायूं कबीर के बयान पर शोकॉज हो सकता है तो शुभेंदु अधिकारी पर शोकॉज क्यों नहीं हुआ, ये सवाल नहीं उठता है? ये सवाल है कि नहीं कि दोनों आदमी एमएलए है, हुमायूं कबीर भी एमएलए है, शुभेंदु अधिकारी भी एमएलए है। शुभेंदु अधिकारी बयान देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, और हुमायूं कबीर जो बोलता है उस पर शोकॉज होता है। तो शुभेंदु अधिकारी पर शोकॉज क्यों नहीं होगा? और अगर शुभेंदु अधिकारी के बयान पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लिया जाता है तो हुमायूं कबीर के नाम पर निंदा प्रस्ताव विधानसभा में क्यों नहीं लिया गया, ये भी सवाल उठता है। उस पर भी निंदा प्रस्ताव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि ममता और मोदी जो एक है, बीजेपी और तृणमूल एक है, उसका सबूत मिलता है यहाँ पर कि शुभेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ फूल जलूल जो चाहे बोल सकता है, उसको खुला थाड़ के तरह छूट दे दिया गया कि तुम मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के खिलाफ जो बोलना है, हिंदू मुसलमान में फसाद लगाओ, ये इसका पूरा छूट दे दिया गया उसको। और तृणमूल का ही एमएलए हुमायूं कबीर जब बोला उस पर शोकॉज कर दिया गया। क्यों? कि बाकी जो तृणमूल में मुसलमान एमएलए है सबका मुंह में ताला लगा दिया गया, ये कह के कि अगर तुम बोलोगे तुम्हारा भी हाल हुमायूं कबीर जैसा होगा। इसीलिए तृणमूल का कोई एमएलए कुछ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए चाहे वो आपका ग्वालपोखर का मंत्री साहब हो जो बड़ा बड़ा बात कर सकता है, लेकिन मंत्री साहब के मुंह से भी अब एक लफ्ज नहीं निकलेगा शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। सबके मुंह में ताला लगा। जो लोग गद्दार होते हैं उनको लोग याद रखते हैं, ये बात जो है अभी सभा में आपने स्पीच के दरमियान बोला है सर, इसका क्या मतलब था सर? अरे भाई, जो कोई भी लोग जो है पब्लिक में आपका गुमराही
पब्लिक को मिसलीड, पब्लिक को जो है अपने झूठे भाषणों से, अपने झूठी बातों से उलझाते हैं और सौदाबाजी करते रहते हैं कि हमको कैसे बेनिफिट होगा, उसको हमेशा याद रखता है आदमी। क्यों कि एक दिन आया था एक स्टेटमेंट सुमिंदु बाबू का, कुछ लोगों का नाम लिया था। उस दिन जो है सुमिंदु बाबू स्टेट प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया था और बाकी लोगों का नाम नहीं लिया था, वो कुछ मखसूस लोगों का नाम लिया था। इसका मतलब एमपी इलेक्शन के सामने जो पैसे का लेन देन का बारे में हम लोग सुनते थे वो शायद उस दिन प्रमाण हो गया। लेन देन अगर हुआ है तो ये तो प्रमाण होगा। और आप लोग मीडिया लोग जाकर पूछिए, हम लोग तो बार बार पूछते हैं आप लोग। सर, शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम एमपी को बाहर निकालेंगे, आपने निंदा प्रस्ताव भी विधानसभा में पेश किया। उसके बाद आप ही के पार्टी के जो लॉ एंड ऑर्डर की जो असेंबली की कमेटी है उसमें शोकॉज कर दिया आपके एक एमएलए को, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ निंदा प्रस्ताव हम लेके आए थे 12 तारीख को मेरे ख्याल से शायद है, तो उस दिन हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो भी आई। आने के बाद जो उन्होंने अपने बातों में, अपने स्पीच में सारा चीज क्लियर कर दिया कि ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ माना जाता है, आइन और रूल्स ऑफ लॉ माना जाता है। इसलिए सुमित जो बोला है वो गलत बोला है और उसके खिलाफ हमारे लोग जो है, कुछ लोग केस किए हैं, केस करेंगे उसके खिलाफ सर। लेकिन केस भी करने से ऑनरेबल हाई कोर्ट को सिक्योरिटी ना क्या उसको दिया हुआ है, सुरक्षा कागज ना क्या दिया हुआ, जिसकी वजह से एफआईआर भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह का अभी हालात है देश में। इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को कि रब्बानी कैसा जिंदा रहेगा इस देश को, जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख साल जिंदा रहना पड़ेगा इस देश को, इस संविधान को, इस पार्लियामेंट को, इस असेंबली को। इसलिए इन्फिनिटी के तौर पर रहेगा। आदमी को सोच समझ के जो है फैसला करना चाहिए, इमोशन में, जज्बात में आके फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा, बोल रहे हैं सर कि शुभेंदु अधिकारी जो विवादित बयान दिया है इसके खिलाफ स्टेट सरकार, बंगाल की स्टेट सरकार क्या कदम उठा रहे हैं? क्या कानूनी प्रोसेस से कोई केस दर्ज करेंगे सर आप शुभेंदु के खिलाफ? अभी तो हाईकोर्ट का मामला तो आप लोग देख ही रहे हैं। जज जो है रिजाइन करके एमपी का इलेक्शन फाइट करता है, जज जो है रिटायर हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम राज्यसभा का मेंबर हो जाता है। एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने के बाद अगर वो राज्यसभा में जाए, इससे शर्मिंदगी की बात हो सकती है। उसके बाद एक जज, सिटिंग जज, वो रिजाइन करके एमपी का इलेक्शन फाइट कर रहा है। इसका मतलब जितना भी डिसीजन दिया था वो पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट से बायस्ड डिसीजन दिए थे। इसलिए अभी इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूशन है उसको जो है उस पर यकीन रख करके उसको जो है मजबूत बनाने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता का कहना है सर कि ये शोकॉज नोटिस करके जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं उनके मुंह में ताला लगा दिया गया ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन को मेंटेन किया है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और जब चीफ मिनिस्टर रब्बानी प्रस्ताव लेके आता है, निंदा प्रस्ताव, सीएम जो है 1 घंटा में सारा चीज क्लियर करती है। उसके बाद भी अगर कोई हमारा एमएलए बोले तो ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा सर, बार बार कांग्रेस के एक नेता है जो ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट कहते हैं सर, इस तरह के नेता के खिलाफ आप? कांग्रेस के एक नेता है, कौन इसका नाम? विक्टर नाम क्या है उसका? विक्टर अली इमरान नाम से। अली इमरान नाम से अगर ये बात बोलता है, वो तो खुद तो बीजेपी का एजेंट होकर घूम के फिरता है। जो बीजेपी से पैसा डायरेक्टली लिया हो, सुखांत मुजुमदार से और क्या कहते हैं, और शुभेंदु अधिकारी से इलेक्शन के टाइम में QR कोड ला के पैसा लिया हो, और उसके बाद जो है हमारे यंग जनरेशन को, हमारे नौजवान लोगों को जो इमोशनल होते हैं, कह दिया कि भाई 10 तो फ्लैग बना दो, अपना पिक्चर, अपना फोटो दे देना और हमारा ही फोटो देना, सपोर्ट कर जाओ। वो पैसा क्या किया? QR कोड से पैसा जो मंगाया उसका कोई हिसाब दे पाया अभी तक? उससे हिसाब लो ना। আপনি বলতে যাচ্ছেন যে গত যে বিধানসভা ভোট গেল, লোকসভা ভোট, সেই সময় কি তাদের কি বিজেপির সঙ্গে তার সেটিং ছিল? এখনো সেটিং আছে, তখনও ছিল, এখনো সেটিং আছে। এখনো সেটিং না হলে 2 দিনের 3টা বক্তব্য কি করে হতে পারে? সেই জন্য কি তৃণমূল সেখানে হেরে গেছিল? টিএমসি হারার কারণটাই হলো ভোটটা ডিভাইড হয়েছিল। এখানকার লোক বুঝতে পারেনি কি কংগ্রেস জিততে পারবে, কংগ্রেস তো হারবেই।
মানে সলিম সাহেব হেরেছে তো ভিক্টোরও হারবে, তাও কিন্তু ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করে কিছু ভোট কেটে কার্তিক পাল জিতে গেল। বিজেপিকে সুবিধা করছে। হ্যাঁ, সবসময় বিজেপি করার সুবিধা করে, তো বিজেপির এজেন্ট উনি না অন্য কেউ।